हेलो चैंपियंस, आपका स्वागत है आज के सेशन में। और सबसे पहले 2026 नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। ये साल आपके लिए सुख शांति और समृद्धि लाए, आप तरक्की करो, बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाओ, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, यही भगवान से कामना करूंगा। और इसी के साथ सेशन शुरू करूंगा। आपको आज के सेशन में मिलने वाला है यूनिट 2 का क्विक रिवीजन। जैसे मैंने आपको यूनिट 1 का क्विक रिवीजन कराया था, चैनल पे वो वीडियो पड़ गया है, जाकर आप देख सकते हैं। उसी तरह अब यूनिट 2 का है ना। तो यूनिट 2 में सबसे पहले हमें ये देखना है कि मेन टॉपिक्स कौन से हैं। तो मेन टॉपिक्स का नाम आप यहाँ सामने देख रहे हो। पॉस्चरल डिफॉर्मिटी, ये पढ़ना ही पढ़ना है। वुमेन का पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, इसमें अलग अलग टर्म्स होते हैं। और लास्ट में आता है फीमेल एथलीट ट्रायल। ठीक है, आइए इसको क्विक रिवीजन करते हैं और चैप्टर को निपटाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं पोस्चरल डिफॉर्मिटी पे। हमारा पोस्चर, हमारा बॉडी का बैठने का, सोने का, लेटने का तरीका, वो होता है पोस्चर। और अगर उसमें कोई दिक्कत आ जाए, डिफॉर्मिटी आ जाए, तो वो पोस्चरल डिफॉर्मिटी होती है और अलग अलग टाइप की होती है। इसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको सही कैसे किया जाए ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो सबसे पहले पोस्चरल डिफॉर्मिटी में आता है नॉक नी। नॉक नी का डायग्राम आपको दिखाता हूं, है ना। नॉक नी में क्या होते हैं, घुटने लड़ते हैं, दिख रहा है। नॉक नी में क्या होते हैं, घुटने लड़ते हैं। देखो घुटने मिस अलाइंड हो गए हैं, अलाइनमेंट इनका बिगड़ गया है और ये अंदर की तरफ आ गए हैं। और ये होता क्यों है, बचपन से अगर विटामिन डी कैल्शियम की कमी होती है, बोन सही से ग्रो नहीं कर पाता और आप ज़्यादा मोटे होते हो, तो जो आपका वजन है वो हड्डियों पर, घुटनों पर पड़ता है और उस वजन के कारण जो हड्डियां हैं वो अंदर की तरफ बेंड हो जाती हैं और ये मिस अलाइनमेंट कहलाता है नॉक नी। और इसका दूसरा नाम क्या है जो आपको ध्यान रखना है, इसे गेनु वल्गम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गेनु वल्गम। ठीक है, अब बात तो आ गई समझ कि नॉक नी क्या होता है। ये होता है, डायग्राम से भी हमने समझ लिया। ठीक कैसे करें, ठीक करने का इसका बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है हॉर्स राइडिंग। यहां साफ साफ लिखा है कि एक्सरसाइज जैसे कि हॉर्स राइडिंग। और सोते समय घुटनों के बीच पिलो रखना, ये आपको हेल्प करेगा नॉक नी की प्रॉब्लम से। तो ये दो चीज आपको याद रखना है, हॉर्स राइडिंग और कीपिंग द पिलो बिटवीन द नीज। बात समझ में आ गई, क्लियर। चलिए, ये तो हो गया आपका नॉक नी। अब आता है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट का दूसरा नाम है पेस प्लेनस या फॉलन आर्चेस। एक नॉर्मल आदमी का ये जो पैर है ये आर्क बनना चाहिए। और अगर आर्क बनेगा तो जब आप वाटर प्रिंट टेस्ट लोगे तो आपका पैरों का निशान ऐसा बनेगा। लेकिन फ्लैट फुट में ये आर्क ऐसा ना बनकर ये थोड़ा फ्लैट बनता है, जिसके कारण जब आप वाटर प्रिंट टेस्ट करते हो, यानी अपना पैर पानी में भिगो के आप किसी सूखे जमीन पे रखोगे तो ऐसा ना प्रिंट आकर ऐसा आएगा। ठीक है, और इस वाले डिफेक्ट को, पोस्चरल डिफॉर्मिटी को हम फ्लैट फुट कहते हैं, जिसका दूसरा नाम पेस प्लेनस भी होता है। ठीक है, और इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि आपका जो वजन है वो आपके सोल पे जो पड़ता है, तो उसके कारण आपका जो कह सकते हैं स्ट्रेंथ, जो पूरा जो एंडोरेंस है या कह लो कि आपकी जो स्पीड है वो उतनी नहीं डेवलप हो जाती है ना। फ्लैट फुट वाले उतना अच्छे से नहीं दौड़ सकते जितना ये आर्क वाले पर्सन दौड़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर। और आपकी स्टिफनेस, जो हमारी पैरों की मसल्स है उसमें स्टिफनेस भी आती है। बात समझ में आ गई, क्लियर। अब इसको सही कैसे करें, तो कई बार आता है करेक्टिव मेजर। तो इसमें करेक्टिव मेजर में याद करना है वॉकिंग, स्टैंडिंग, जंपिंग ऑन टोज एंड हील। देखो जंपिंग ऑन टोज यानी आपको जंप तो करना है लेकिन टोज पे। ठीक है, स्किपिंग रोप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किपिंग रोप ऐसे ऐसे हम करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट मतलब फ्लैट फुट से अपने आप को सही करने के लिए। ठीक है, डन। और बाकी सूर्य नमस्कार है, वज्र आसन है, ऐसे आसन भी हेल्प कर सकते हैं। समझ में आ गया। फिर आता है राउंड शोल्डर। ठीक है, राउंड शोल्डर जिसमें आपका शोल्डर सीधा ना होकर ये इस तरीके से कर्व्ड हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर। राउंड शोल्डर इज ए पोस्चरल डिफॉर्मिटी इन विच शोल्डर आर बेंड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड की तरफ बेंड होता है। ठीक है, डन। हंच बैक भी इसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, हंच बैक भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसको सही कैसे करें, तो वॉल स्ट्रेच, वॉल को स्ट्रेच करना, या डूइंग चेस्ट स्ट्रेचेस। ठीक है, टी स्ट्रेच, क्लियर।
प्लैंक्स, पुलअप, रिवर्स शोल्डर स्ट्रेच, ये वो एक्सरसाइज हैं जिनसे करके आप राउंड शोल्डर की दिक्कत से दूर हो सकते हो। तो आपको याद रखना है प्लैंक, पुलअप, है ना, रिवर्स शोल्डर स्ट्रेच, ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है काइफोसिस। काइफोसिस का मतलब, काइफोसिस की मतलब ये है कि हमारी जो अपर बैक है, ये बैक, ये वाला अपर बैक हो गया और ये वाला लोअर बैक हो गया, है ना। तो अपर बैक में ये जो हमारी बैकबोन होती है, ये बाहर की तरफ ज्यादा कर्व्ड होती है, जो ऐसा लगता है कुबड़ निकल आया है। इस पोस्चरल डिफॉर्मिटी को हम काइफोसिस कहते हैं, ठीक है, क्लियर। हंच बैक और राउंड अपर बैक, बात समझ में आ गई। काइफोसिस कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू हेरिडिटी और डिजीज और मैल न्यूट्रिशन, यानी हेरिडिटी भी होता है, मैल न्यूट्रिशन के कारण भी होता है, हेवी वेट उठानों से भी होता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। और औरतों में ज़्यादा होता है क्योंकि औरतों में कैल्शियम 40 के बाद, जो 45 एज के बाद जो कैल्शियम है वो तेजी से बोन से निकलता है, तो बोन कमज़ोर होने लगती है, और कमज़ोर होने के कारण जो आपका बैक बोन है वो तेजी से ऐसे ज़्यादा कर्व्ड होने लगती है, जैसे कहते हैं कुबड़ निकल आया। क्लियर, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब बात आती है इसको सही कैसे करें, है ना, करेक्टिव मेजर। तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, कैसी, जैसे कि स्विमिंग। स्विमिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है काइफोसिस को ठीक करने के लिए, ठीक है। योगा जैसे धनुरासन, चक्रासन, ठीक है। फिर आपका एक्सरसाइज विद बैंड्स, क्लियर। और यूजिंग ए फ्लैट बेड विथ ए थिन पिलो वाइल स्लीपिंग, यानी कि एक पतला बिस्तर हो और एक पतला पिलो हो, ये बहुत जरूरी है। पतले पिलो का यूज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब अगर अपर बैक की प्रॉब्लम में ना आकर लोअर बैक की प्रॉब्लम आ जाए, जैसे यहां देखो, यहां जो आपका बैक बोन है ये अंदर की तरफ ज्यादा कर्व्ड है, तो ये जो लोअर बैक की प्रॉब्लम होती है इसको कहते हैं लॉर्डोसिस। क्या कहते हैं, लॉर्डोसिस। तो लॉर्डोसिस एक लोअर बैक की प्रॉब्लम है और अपर बैक की प्रॉब्लम को काइफोसिस कहते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर। चलिए अब बात करें इसको सही कैसे करें। तो इसका जो करेक्टिव मेजर है वो है कि या तो वेट लॉस करो, ठीक है, नहीं तो ब्रेसेस का यूज करो, डन। नहीं तो फिर आसन है, जैसे धनुरासन है, नहीं तो हल आसन है, ठीक है। हल आसन इसमें बहुत यूजफुल होता है। लोअर बैक की जो प्रॉब्लम लॉर्डोसिस होती है उसमें हल आसन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पोस्चरल डिफॉर्मिटी में स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस का मतलब कि आपका जो बैकबोन है वो राइट या लेफ्ट अलाइनमेंट उसका बिगड़ जाता है। देखो ये बैकबोन सीधी नहीं दिख रही है, ये ऐसा दिख रही है कि लेफ्ट साइड ज्यादा कर्व्ड हो गया है। तो अगर आपकी बैकबोन सीधी ना होकर ये लेफ्ट या राइट साइड मिस अलाइनमेंट हो जाए तो ऐसे मिस अलाइनमेंट को कहते हैं स्कोलियोसिस। क्या कहते हैं, स्कोलियोसिस। डन, क्लियर। चलो फिर इसको सही कैसे करें। तो इसको सही करने के लिए हैंगिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल बार, यानी एक कोई रॉड है उस पर लटकना, ये इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। एंड स्विंगिंग शुड बी डन ऑन अपोजिट साइड ऑफ द सी शेप्ड कर्व। जिस साइड आपका कर्व ज्यादा है बैकबोन का उसके अपोजिट साइड आपको स्विंग करना है, ये भी बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। फिर आता है आपका बो लेग। बो लेग इज जस्ट अपोजिट ऑफ किसका, नॉकनी का। नॉकनी में घुटने करीब आ जाते हैं, बो लेग में घुटने दूर चले जाते हैं, देखो। और ऐसा लग रहा है कि धनुष बन रहा है ना। और इसका दूसरा नाम होता है गेनु वरम। नॉकनी को गेनु वल्गम कहते हैं और बो लेग्स को गेनु वरम कहते हैं। और ये बच्चों में वैसे भी दिखाई देता है लेकिन उम्र के साथ ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ठीक नहीं हो रहा है तो फिर ये बीमारी, मतलब ये पोस्चरल डिफॉर्मिटी हमेशा के लिए रहती है, ठीक है। करेक्टिव मेजर ये है कि यूजेस ऑफ ब्रेसेस एंड मॉडिफाइड शू, यानी मॉडिफाइड जो जूते हैं वो पहनने पड़ते हैं ताकि बो लेग की प्रॉब्लम को ठीक किया जा सके, ठीक है। तो हमने पहला टॉपिक तो निपटा दिया ना, हाँ सर निपटा दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। अगर वुमेन पार्टिसिपेट करती है स्पोर्ट्स में तो उसके क्या फ़ायदे हैं। तो फ़ायदे फिजिकल भी हैं, फ़ायदे साइकोलॉजिकल भी हैं और फ़ायदे सोशल भी हैं। यानी अगर वुमेन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती है तो फिजिकल वाइज भी फ़ायदा है,
फिजियोलॉजिकल फायदा भी है और उसके सामाजिक फायदे भी हैं, है ना। और इनको आपको पॉइंट वाइज याद रखना है, पॉइंट याद रहेगा तो आप अंदर लिख लोगे कंटेंट, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल बेनिफिट की, उसके शरीर में क्या चेंजेस आते हैं, यानी क्या फ़ायदा होता है। तो पहले बात तो उसको लाइफ स्टाइल बदलेगा, सुबह उठेगी, है ना, तो ये डायबिटीज़, एस्थमा, ओबेसिटी, मोटापा जैसी बीमारियों से दूरी बनाए रखेगी अगर वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रही है। तो लाइफ स्टाइल डिजीज़ों से दूरी बनी रहेगी। बोन डेंसिटी, बोन डेंसिटी क्योंकि महिलाओं में मैंने अभी बताया हड्डियों के से कैल्शियम निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो बोन की डेंसिटी कम होने लगती है। लेकिन अगर वो स्पोर्ट्स खेल रही है, एक्सरसाइज कर रही है, तो उसकी बोन डेंसिटी काफ़ी लंबे एज तक मेंटेन रहेगी। फिर मसल्स में टोनिंग हो जाती है, उसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इंप्रूव होता है, यानी कि ब्लड सप्लाई भी बढ़ती है, ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ती है और ज़्यादा लंबे समय तक वो खेल सकती है, एक्सरसाइज मतलब वो उतना एंडोरेंस दिखा सकती है, थकती नहीं है, ठीक है। ओबेसिटी, मोटापा को कंट्रोल कर सकती है। ये सब फिजिकल बेनिफिट थे। अब आता है फिजियोलॉजिकल बेनिफिट। फिजियोलॉजिकल बेनिफिट में स्पोर्ट्स खेलने से औरतों में स्ट्रेस मैनेज करने में एक इसको कहते हैं पावर आती है, इमोशन कंट्रोल होता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और खुद पे आत्मविश्वास, सेल्फ स्टीम, खुद पे प्राउड, ये सब इम्प्रूवमेंट आता है। लीडरशिप क्वालिटी बढ़ती है ना, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, खुद पे विश्वास बढ़ता है, लीडरशिप क्वालिटी आती है और आपका इमोशन कंट्रोल करने में हेल्प होता है, ठीक है। ये सब फिजियोलॉजिकल है। और अब आता है सोशल बेनिफिट। तो पॉइंट्स याद रहेंगे तो अंदर का कंटेंट लिख लोगे। सोशल बेनिफिट यानी सामाजिक फायदे क्या हैं? कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, लोगों से बातचीत। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं और अगर आप वुमेन हैं तो वुमेन घर में एक आमतौर पे भारतीय समाज में घर का काम कर रही है, बाहर उसका बहुत ज़्यादा नहीं है सोसाइटी से कांटेक्ट, लेकिन कम्युनिकेशन, अगर आज स्पोर्ट्स है तो कम्युनिकेशन करना पड़ेगा क्योंकि अधिकतर स्पोर्ट्स टीम में खेले जाते हैं, तो कम्युनिकेशन हेल्प होता है, कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है, कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है। फिर रिश्ते सुधरते हैं। अगर आप एक सामने वाले से कैसा रिश्ता मेंटेन करना है, कितना उसके साथ बातचीत करनी है, कितना उसको अवॉइड करना है, मतलब एक रेस्पेक्ट मेंटेन होता है, इंटर रिलेशनशिप सीखती है, एक दूसरे की कोऑपरेशन कैसे किया जाए वो इंसान स्पोर्ट्स में खेलता है ना। क्लियर? तो ये सब उसके सोशल फायदे हैं जो हमको पढ़ना था। तो यही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हो सकता है तीनों पूछ लिए, हो सकता है कि केवल फिजिकल पूछे, हो सकता है केवल फिजियोलॉजिकल बेनिफिट पूछे। तो 3 टाइप के बेनिफिट हैं, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और सोशल, ठीक है। तो इसको पॉइंट वाइज मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। मेंस्ट्रुअल, तो पहली बात तो ये मेंस्ट्रुएशन को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको भी पता है कि औरतों में या लड़कियों में पीरियड आना शुरू हो जाता है एक एज के बाद। पीरियड आने को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, और इसके लिए एक टर्म है क्या? मेनार्क। क्या? स्टार्ट्स ऑफ पीरियड मेनार्क, और जब पीरियड खत्म होता है उसको कहते हैं मेनोपॉज। तो पीरियड से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं हैं, उसी समस्याओं को मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन कहते हैं। अलग अलग उसके टर्म्स हैं, ठीक है। क्लियर? तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, अब जैसे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम मतलब कि एंजाइटी होना, इरिटेशन होना, हेडेक होना, ठीक है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम इंक्लूड्स अनप्लीजेंट और अनकंफर्टेबल सिम्टम ड्यूरिंग द साइकिल, यानी कि जब पीरियड आ रहा है तो उस समय इरिटेशन होता है, चिड़चिड़ापन होता है, स्ट्रेस आता है, वो आपके प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है। तो अगर आपसे कोई सिंड्रोम के पूछे कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में क्या क्या होता है, तो आप लिख सकते हो एंजाइटी, इरिटेशन, हेडेक, फेंट हो जाना, है ना, इन्फेक्शन हो जाना, क्योंकि पीरियड आ रहा है, ब्लड निकल रहा है, वो ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है ना। क्लियर? फिर एक टर्म आता है एमिनोरिया। एमिनोरिया का मतलब कि एमिनोरिया इज नोन एज मिस्ड पीरियड। अगर पीरियड मिस हो जाए, कितने, और ऑफ ए नॉर्मल पीरियड और मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब एब्सेंस ऑफ ए नॉर्मल मंथली पीरियड और मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब कि पीरियड मंथली आता है, लगभग इसका जो डे होता है 21 दिन पे, हर एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में, एक हेल्दी फीमेल में पीरियड हर 21 दिन के बाद आता है। अब मान लो 21 दिन के बाद पीरियड आया ही नहीं, पीरियड मिस हो गया, या तो पीरियड मिस हो गया, एब्सेंट हो गया, है ना, तो ये होता है एमिनोरिया। तो मेनार्क मतलब पीरियड का शुरू होना, मेनोपॉज मतलब पीरियड का रुक जाना, एमिनोरिया का मतलब पीरियड का मिस हो जाना या एब्सेंस हो जाना, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है डिसमेनोरिया, व्हेन मेंस्ट्रुएशन हैपेंस विद सीवियर पेन, यानी मेंस्ट्रुएशन हो रहा है लेकिन बहुत पेन है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? डिसमेनोरिया कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्रैम्प आता है, लोअर बैक पेन होता है, वीकनेस होती है, फटीग होती है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट टर्म है मेनोरेजिया। मेनोरेजिया का मतलब हेवी एंड लॉन्ग टर्म और कंटिन्यूस मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी जब पीरियड में मेंस्ट्रुएशन में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो तो उस कंडीशन को कहते हैं मेनोरेजिया। क्लियर। फिर आता है पॉलीमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया मतलब इज ए टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब ए मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट इज शॉर्टर देन 21 डेज। मैंने क्या बोला था, मेंस्ट्रुअल साइकिल रफली कितने दिन के बाद आती है, 21 दिन के बाद, लेकिन हर 15 दिन के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जा रही है, किसी फीमेल को हर 15 दिन के बाद आ जा रही है, तो यानी उसका साइकिल कम है, छोटा है। इस कंडीशन को हम कहेंगे पॉलीमेनोरिया। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया का मतलब इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन, मोर स्ट्रिक्टली इट इज मेंस्ट्रुअल पीरियड अकरिंग एट द इंटरवल ऑफ ग्रेटर देन 35 डेज। इनफ्रीक्वेंट मतलब कभी नॉर्मली 21 दिन लगता है, 21 दिन से ज्यादा लगे, कभी 30 दिन लग रहा है, कभी 32 दिन लग रहा है, कभी 35 दिन लग रहा है, तो ये कंडीशन हो जाता है ओलिगोमेनोरिया। ठीक है। फिर आता है मेट्रोजिया। मेट्रोजिया रेफर्स टू मिस्ड और डिले और इरेटिक पीरियड ऑफ एबनॉर्मल ब्लीडिंग पैटर्न। अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तब हमने क्या पढ़ा था, मेनोरेजिया, लेकिन ब्लीडिंग कभी ज्यादा कभी कम, यानी उसमें कोई पैटर्न नहीं है, तो मेट्रोजिया है। और फिर आता है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। मेनोपॉज मतलब पीरियड आना रुक गया है, मेंस्ट्रुएशन रुक गया है, और उसके बाद फिर ब्लीडिंग आती है, तो वो होता है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। ठीक है। तो ये सारे टर्म्स हैं, सारे टर्म्स का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, डन। चलिए, तो हमने ये टॉपिक भी कवर कर लिया। अब आता है लास्ट टॉपिक, फीमेल एथलीट ट्रायड। अब ये फीमेल एथलीट ट्रायड मतलब 3। तो जब भी कोई एथलीट खेल रहा है तो वो अपने हेल्थ को बहुत ज़्यादा रिस्क में डालता है, क्योंकि उसको अपना वेट भी मेंटेन करना है और उसी वेट से उसको मैक्सिमम एनर्जी भी लेनी है ना। तो ऐसे केस में वो 3 रिस्क फेस करता है, और उन्हीं 3 रिस्क को हम कहते हैं फीमेल एथलीट ट्रायड। और वो ट्रायड के 3 रिस्क हैं क्या? रिस्क है डिसऑर्डर्ड ईटिंग, एमिनोरिया और ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है। अब यहां 2 ट्रायंगल बनते हैं। एक ट्रायंगल जो ग्रीन कलर से दिखाया है मतलब सबसे अच्छी कंडीशन, और उसी चीज की सबसे बुरी कंडीशन को रेड ट्रायंगल से दिखाया है। जैसे अगर आप डिसऑर्डर्ड ईटिंग है तो डिसऑर्डर्ड ईटिंग मतलब 2 चीजें होंगी, या आप बहुत बैलेंस डाइट खा रहे हो जिससे आपको वेट भी अच्छा मेंटेन है, एनर्जी भी मिल रही है, तो ये आपका ये कंडीशन हो गई। लेकिन इसका दूसरा रूप, सबसे बुरा रूप, कि आपका पैटर्न, खाने पीने का जो पैटर्न है वो बहुत ही खराब है ना। तो आपको ईटिंग डिसऑर्डर है, आपका वेट लॉस हो रहा है। तो इसके 2 एंड हुए, एक अच्छा एक बुरा। तो इसी तरह सभी के साथ है, डिसऑर्डर्ड ईटिंग अच्छा बुरा, एमिनोरिया के साथ भी अच्छा बुरा हो सकता है। क्लियर। एमिनोरिया मैंने अभी बताया था आपको, एमिनोरिया मतलब क्या बताया था, देखो एमिनोरिया क्या बताया था, इज नोन एज मिस्ड पीरियड और एब्सेंस ऑफ ए नॉर्मल मंथली पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल मिस हो जाए, है ना, या एब्सेंट है, आ ही नहीं, इस महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल हुई नहीं, तो वो एमिनोरिया है। ठीक है। अब इसका सबसे बेस्ट कंडीशन क्या है कि टाइम पे आए, हर 21 दिन के बाद आए। और सबसे बुरा कंडीशन क्या है कि आपका क्या कहते हैं कि पीरियड आ ही नहीं रहा है, या आ रहा है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। तो सबके पॉजिटिव और नेगेटिव है। फिर ओस्टियोपोरोसिस में अगर ओस्टियोपोरोसिस कम है, यानी कि कैल्शियम का निकलना, हड्डियों से कैल्शियम का निकलना, ओस्टियोपोरोसिस। अगर ये हड्डियों का प्रॉपर जो कैल्शियम है वो प्रॉपर रिप्लेनिश हो रहा है, यानी जितना कैल्शियम निकल रहा है उतना इनटेक भी है, तो आपकी बोन की डेंसिटी ऑप्टिमल होगी, तो सबसे अच्छी कंडीशन। लेकिन आप कैल्शियम बाहर भी जा रहा है और आप अच्छे से खा भी नहीं रहे हो, तो आपका बोन डेंसिटी कम हो रहा है, तो ये सबसे बुरी कंडीशन। तो ये 3 लाइंस बनती हैं, और इसी को कभी कभी ड्रॉ करने को भी कहता है। यही आपका फीमेल एथलीट ट्रायड का डायग्राम है, और ये उसके 3 पिलर। ठीक है, समझ में आ गया, डन। तो फीमेल एथलीट ट्रायड नाउ हैव बीन रिवाइज्ड द न्यू टर्म्स टू इंडिकेट प्रॉब्लम। यार मतलब कि उसी 3 पैरामीटर को अब बदल दिया गया है इन 3 पैरामीटर में, ईटिंग डिसऑर्डर, डिसफंक्शन ऑफ मेंस्ट्रुएशन और लो बोन डेंसिटी। डन, क्लियर। और ये सब आपस में इंटरलिंक है। अच्छा खाना नहीं खाओगे तो बोन डेंसिटी कम होगी, मेंस्ट्रुएशन नहीं आएगा, और फिर आपका एनर्जी भी कम मिलेगी। क्लियर। चलिए,
अब इसी को थोड़ा सा डिटेल में यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है, नहीं तो बाकी आपको मैंने फीमेल एथलीट राइट की जितनी चीज़ें हैं वो मैंने बता दी। डायग्राम ज़रूरी था, डायग्राम देख लेना, ठीक है। और 3 पैरामीटर क्या क्या होते हैं ट्राइड में, 3 चीज़ें क्या क्या होती हैं वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये था आपका इस चैप्टर का रिवीजन। क्लियर? कैसा लगा? तो हमने क्विक तरीके से आपको ये चैप्टर रिवाइज करके बताया, लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर ऐसे हमें चैप्टर रिवीजन भी मिले, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मिले, और रिवीजन आपको मैं हैंड रिटन नोट से करा दूं, जो आपके लिए मैंने बनाया भी है, देख रहे हो, हर चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स जो आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। तो सर ये होगा कैसे, ये भी बता दीजिए। तो उसका भी एक तरीका है, क्योंकि मैंने प्रण लिया है कि आपको 70 आउट ऑफ 70 दिलाना है फिजिकल एजुकेशन में, और उसके लिए जो करना पड़े वो करूँगा। अब सर ऐसे स्ट्रक्चर्ड वे में हमको कोई पढ़ा दे, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दे, सैम्पल पेपर सॉल्व करा दे, तो सर मेरा 70 आउट ऑफ 70 का सपना पूरा हो जाएगा। और फिजिकल एजुकेशन इजी सब्जेक्ट है तो इसमें तो लाना ही चाहिए। तो वो होगा कैसे पूरा? वेट, आपका सपना पूरा होगा फिजिकल एजुकेशन में, फिजिकल एजुकेशन के क्रैश कोर्स के साथ। और वो क्रैश कोर्स बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। सिर्फ 199 में मैं आपको दे रहा हूँ इस फिजिकल एजुकेशन के क्रैश कोर्स में कंप्लीट सिलेबस की लाइव क्लासेस, PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस थ्रू लाइव क्लासेस, 2 सैम्पल पेपर उसको सोल्यूशन थ्रू लाइव क्लासेस, और जो अभी मैंने दिखाया आपको चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स, ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे जब एग्जाम है और जब आपको चैप्टर रिवाइज करना पड़े तो बुक उठानी ना पड़े, सीधे मेरे हैंड रिटन नोट से आप सारे चैप्टर को रिवाइज कर सको। और ये सब कुछ आपको मिल रहा है इस क्रैश कोर्स में, जिसका नाम है निश्चय बैच। अभी जाइए रघु 12 कोड अप्लाई कीजिए और इस बैच में एनरोल हो जाइए। आपको लाइव क्लासेस, PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस, चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स और 2 सैंपल पेपर आपको मिल रहा है इस बैच में। क्लियर? मैं कैसे एनरोल होना है वो भी बता देता हूं। आपको चैनल पे जाना है साइंस अड्डा 24/7 पे, और मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कोई भी और दूसरा वीडियो है ना, अगर आप यहाँ चले गए जैसे लाइव सेक्शन में, क्लियर, आपको यहाँ मेरा वीडियो मिल जाएगा, ये देखो यहाँ मिल गया, क्लियर। या वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो वहां मिल जाएगा आपको, क्लियर। इस किसी भी वीडियो के नीचे आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, तो जब आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा क्या, ज्वाइन निश्चय बैच 2026 फॉर क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन, और यही आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा यही लिंक। बस इसी के नीचे जो लिंक है उस पर क्लिक करना है, और जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ दिख जाएगा निश्चय बैच फॉर क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन। अब यहाँ आपको जाना है कूपन कोड पे, और कूपन कोड अप्लाई करना है रघु 12, याद रखिएगा रघु 12। और जैसे ही आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपको बैच की प्राइस 199 क्या उससे भी कम मिल जाएगी। अभी आप देख पा रहे हैं 193 में आपको ये क्रैश कोर्स मिल रहा है ना। तो अभी जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या कोई भी मेरा वीडियो उठाकर देख लीजिए साइंस अड्डा 24/7 पे, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा क्रैश कोर्स की लिंक, जहां से आप रघु 12 कोड अप्लाई करके आप बैच में एनरोल हो जाइए। प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल मैंने रखी है, और आपको लास्ट मोमेंट पे आपको प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, इसीलिए आपको मैंने ये क्रैश कोर्स आपके लिए नए साल पर नए तोहफे की तरह लेकर आया हूं, है ना। तो प्लीज यूज कोड रघु 12 एंड एनरोल्ड इन क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन क्रैश कोर्स, जिसका नाम है निश्चय बैच। कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके बैच से रिलेटेड कोई क्वेरी है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो जाइए अपने दोस्तों को भी कहिए, क्योंकि उन्होंने भी फिजिकल एजुकेशन ज़रूर लिया होगा ऑप्शनल में, और फिजिकल एजुकेशन स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये बात सबको बता दीजिए। और 70 आउट ऑफ 70 कैसे आएगा? इस बैच के थ्रू आएगा, जहां मैं ऑलरेडी आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूं जो 70 आउट ऑफ 70 लाने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।